नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के अंक में। मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। विश्व अस्थमा दिवस पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने उपस्थित लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इससे बचने के उपायों पर भी चर्चा की। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में विश्व अस्थमा दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने मौजूद लोगों को अस्थमा के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अस्थमा की बीमारी के लिए पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि अस्थमा की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सरकार विशेष तौर पर पंप और दवाएं मुफ्त दे रही है, जिससे कि अस्थमा के पेशेंट्स को परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि भारत में 30 मिलियन से अधिक अस्थमा रोगी हैं और भारत में अस्थमा से होने वाली सभी मौतों का 42% से अधिक हिस्सा है। विश्व स्तर पर किए गए जनसंख्या आधारित अध्ययनों ने अनुमान लगाया कि अस्थमा के 20% से 70% के रोगियों का निदान नहीं किया जा सकता और इसलिए उनका इलाज भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रोगियों के लिए आवश्यकता है कि वे एक चिकित्सक के साथ समय पर परामर्श प्राप्त करें और उससे अपने लक्षणों के लिए सही जानकारी और निदान प्राप्त करने में मदद करेगा। अस्थमा के प्रबंधन के लिए समय पर निदान बहुत ही ज़रूरी है। अस्थमा डे है और अस्थमा डे में जो हमने अवेयरनेस की जो कैंपेन बुलाई थी ओपीडी में, इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जो गैप है लोगों में अस्थमा को अपने आप की बीमारी को छिपाते हैं और ठीक ट्रीटमेंट नहीं लेते, जो कि हमारी मीटर डोज और नेबुलाइजेशन जो पद्धति है इसके द्वारा हमारी जो मेडिसिन है ये माइक्रोग्राम में डिलीवर होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट कम ना के बराबर होते हैं और लंग्स में डायरेक्टली इफेक्ट होने के कारण इफेक्ट इसका ज़्यादा आता है। तो लोगों में धारणा गलत बनी हुई है कि हम इनहेलर ये बाद में लें या बहुत ज़्यादा हो जाए तो लें, जबकि हमने जब भी हमारा डायग्नोज हो जाता है क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह ले करके जितनी जल्दी हो वो मीटर डोज इनहेलर के द्वारा हमने दवाई लेनी चाहिए। बाकी जो सिस्टमिक जो टैबलेट होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, उनकी डोज है वो मिलीग्राम 300 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम में होती है। उसके साइड इफ़ेक्ट मीटर डोज इनहेलर की बजाय ज़्यादा होते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों में जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करवाए और भ्रांतियों में ना पड़े और जित भी ये सिम्टम है वो सिम्टम का महसूस हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लें। बढ़ा हुआ है क्योंकि ये फोर्थ लहर आने की जो पैटर्न है, जैसे पहले दिल्ली में आता है फिर नियर बाई एनसीआर में आता है, उसी पैटर्न पे हमारी फोर्थ लहर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो हमने सभी जो इंचार्ज हैं उसको बता दिया है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क लगाएं, बार बार हैंड सैनिटाइज करें और जो हमारे जो वार्ड हैं उनमें ड्यूटी रोस्टर बना करके तैयार रहें। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत स्थानीय हांसी रोड स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में एक जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉक्टर नवीन के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने सैकड़ों छात्राओं का ब्लड टेस्ट किया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एक जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्राओं का चेकअप किया गया और दवाएं भी दी गई। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 1 मई से लेकर 7 मई तक एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हांसी रोड पर स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की टीम द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर नवीन के नेतृत्व में टीम ने सैकड़ों छात्राओं की खून की जांच की और दवाइयां भी मुफ्त दी। आज हम दिनांक 4 मई को राजीव गांधी महाविद्यालय कॉलेज में आए हैं और यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत के तहत हमने आज एचबी कैंप लगाया है। इसमें हम सभी बच्चों के एचबी चेक कर रहे हैं। जिनका एचबी कम है उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और जिनका बहुत ज़्यादा एचबी कम है उनको हम रेफ़र करके सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हैं ताकि उनका एचबी लेवल ठीक हो पाए। और आज लगभग हमारी यहाँ टीम ने 300 के आसपास एचबी चेक कर चुके हैं और लगभग सभी को हम दवाइयाँ दे रहे हैं। भिवानी के सीटीएम कपिल राठी ने कोर्ट परिसर में और लघु सचिवालय परिसर के एसडीएम ऑफिस के समीप लगे हेल्प डेस्क का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के हेल्प डेस्क लगाने का उद्देश्य लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद देना है ताकि जरूरतमंदों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सीजीएम कपिल राठी ने कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय परिसर के एसडीएम ऑफिस के समीप हेल्प डेस्क का औचक निरीक्षण करते हुए बताया कि कोर्ट और लघु सचिवालय परिसर में हेल्प डेस्क लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देना और मदद देना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और
अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन करना है। लोक अदालत का फैसला आखिरी होता है। इस फैसले के बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे, संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी कोर्टों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्टों में लंबित मामलों में आपसी सहमति से लोग समाधान चाहते हैं तो राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं। जी, आपका नाम क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? जी, मेरा नाम मनीषा रानी है और हमारे डीएलएसए डिपार्टमेंट की तरफ से हमने 14 मई को जो लोक अदालत है, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ कोर्ट में ही अपना हेल्प डेस्क लगवा के लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्प डेस्क लगा रखा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और वो अपने जो निलंबित केस हैं, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है लोगों के, वो अब यहाँ आके अपना निपटारा जल्द से जल्द करवा सकें, क्योंकि इससे ना दोनों पक्षों का आंसर यही समझौता हो जाता है और दोनों में आपसी बैर भावना नहीं होती किसी में भी, और इस यहाँ का फैसला अंतिम होता है। इसके बाद कहीं और अपील नहीं की जा सकती इस केस के बारे में। और हमारा सबसे मूल मोटिव ये है कि जो समाज का सबसे निम्न वर्ग है ना सर, उसको भी मतलब न्याय। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भिवानी के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री दीपक अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी 14 मई को जो नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, उसके लिए हेल्प डेस्क का हमने आयोजन किया है। हमारे जो है पैनल एडवोकेट्स PLVs यहाँ पर हेल्प डेस्क लगा दिया है और अपने अपने एरियाज़ में भी नेशनल लोक अदालत के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। जो 14 मई को नेशनल लोक अदालत है, इसमें दीवानी मामले, क्रिमिनल के कंपाउंडेबल मैटर्स, 138 के चेक बाउंसिस केस या MB एक्ट के चलान केस, MACT के क्लेम केस, राजस्व से मामले हैं, भूमि अधिग्रहण के कंपनसेशन हैं, इत्यादि सभी मामले जो हैं, लंबित मामले हैं, वो रखे गए हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इस नेशनल लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस नेशनल लोक अदालत में भागीदार बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं अपने PLVs के थ्रू, अपने पैनल लॉयर्स के थ्रू। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस बहुत ही अच्छे नेशनल लोक अदालत का ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में आकर अपने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कराएं। जिले के गांव चांग के कुछ लोग एकत्रित होकर अपनी फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और मुआवजे की मांग की। उनका कहना था कि उनकी 2 फसलें खराब हो चुकी हैं और इस बारे में अनेकों बार प्रशासन को अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई इंसाफ नहीं मिला है। गांव चांग के ग्रामीण आज अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि खेतों में पानी भरने की वजह से उनकी 2 फसलें खराब हो गई कि धान और गेहूं, जिसका मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला। उनका कहना था कि वे प्रशासन को बार बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि मुआवजा न मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि आने वाली फसलों को वो आसानी से लगा सकें। और हम मतलब कई आदमी आए हुए हैं चांग से। पहले हम कई बार यहाँ DC के पास आ चुके हैं मुआवजे के लिए। हमारे गेहूँ भी ख़त्म हो गई थी और धान भी ख़त्म हो गया था बिल्कुल। उसके लिए भी हमें मुआवजा कोई नहीं मिला। हम कई बार यहाँ चक्कर काट के अभी तक दूसरे गाँवों को मिल गया और हमारा चांग का नंबर भी रह गया, नहीं मिला हमें। तो हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ज़रूर से ज़रूर दिया जाए। हमारा सारा कुछ दोनों ही फसल हमारी ख़त्म है। वो है जी पानी, मतलब पानी की वजह से बरसात ज़्यादा होगी, उसकी वजह से पानी भर गया और उसी वजह से हमारा ये सारा नुकसान हुआ है। उस टाइम ड्रेन बनी हुई नहीं थी, अब ड्रेन बना दी गई है, लेकिन पहले ड्रेन नहीं बनी थी और यूँ का यूँ पानी वहीं का वहीं मतलब हो गया। वहाँ क्या नाम है, मीठा से भी आ गया था पानी और चांग का भी बरसात का पानी था, वो सारा वहीं इकट्ठा हो गया। मेरा नाम धर्मपाल है, गांव चांग से। मैं किसान हूँ, पटेदार। तो पैसा लगा करके खेती करते हैं हम, ठीक है। और फसल नुकसान के कारण 2 पैसे वापस नहीं हुए, परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, ऐसे हालात हो रहे हैं। कारण क्या था? कारण पानी, वो थोड़ी सी डाउन ज़मीन है जी, नीची, वहाँ नीचे लेवल की ज़मीन है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से ड्रेन समय पर ड्रेन का इंतज़ाम नहीं करा गया।
क्योंकि ड्रेन का काम अधूरा, अब तक भी अधूरा, शायद पूरा नहीं होया होगा, जिससे पानी निकासी समय पर नहीं हुई और हमारे दोनों फसलों का नुकसान हो गया, धान का भी गेहूं का भी। और मुआवजा दूसरे गांवों को मुआवजा मिल गया, किसानों को हमारा कोई जिक्र नहीं अभी चांग गांव का। 27 अप्रैल से 1 मई तक चेन्नई में हुए नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भिवानी के तहसीलदार की माता संतोष देवी ने 3 पदक जीतकर 80 वर्ष की उम्र में भी अपना जज्बा दिखाया। उन्होंने 100 और 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक और जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर अपने खेलों के जज्बे को बरकरार रखा। खेलेगा इंडिया और तो बढ़ेगा इंडिया, इसी नारे को भिवानी की संतोष देवी ने सार्थक कर दिखाया। उम्र के जिस पड़ाव में लोग किसी परिजन के सहारे होकर अपनी उम्र काटते हैं, वहीं दूसरी तरफ 80 की उम्र का पड़ाव पार कर चुकी संतोष देवी ने युवाओं को मात देते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए हैं। हाल ही में संतोष देवी ने नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें कि संतोष भिवानी के तहसीलदार रविंद्र मालिक की माता है। संतोष की पुत्रवधू ने बताया कि उनकी सास घर में रहती थी और इस उम्र में आकर वे घर में बैठी बोर होती थी, तो वे उन्हें शुरुआत में स्टेडियम लेकर गई, जहां और भी खिलाड़ियों के साथ उन्हें खेलता देखकर काफी खुश हुई, तो उन्हें रोज स्टेडियम ले जाया जाने लगा। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित हुई नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनकी माता संतोष देवी ने 80 से अधिक आयु वर्ग में खेलते हुए 100 मीटर दौड़ में गोल्ड, 200 मीटर दौड़ में गोल्ड और जेवलिन थ्रो में सिल्वर पदक हासिल किया है। वे 3 मई को वापस लौटी हैं। वहीं संतोष देवी का कहना है कि खेल जीवन के लिए जरूरी है और हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र का पड़ाव पार कर चुकी हैं, लेकिन खेलने की इच्छा आज भी उनके मन में जिंदा है। डेफिनेटली मैं शुरू से इंडोर की बजाय आउटडोर गेम पे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। फर्स्ट हेल्दी डाइट, सेकंड थिंग कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों की ज़रूर होना चाहिए। कंप्यूटर फ़ोन मैं अपने बच्चों को बहुत कम देती हूँ, उससे बेहतर मैं किसी ना किसी आउटडोर गेम में डालती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, गुड़िया है मेरी प्लक्षी, शी इज़ इन मयो गर्ल्स अजमेर राजस्थान। उसने अभी बास्केटबॉल लिया है, उससे पहले उसको मैं लॉन टेनिस खिलवाती थी एंड नाउ वो बास्केटबॉल खेल रही है। बेटा मेरा 6+ ईयर्स का है, उसको भी मैंने यहीं पे नेहरू स्टेडियम बास्केटबॉल में डाला है एंड सम एथलेटिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो वो करता है। मेरे बच्चे थे ना, यहाँ पर नाम बताना है कि हम भी देख दूध, घी, मलाई और देसी खाना था भाई। घी दूध खा दब के, रोटी जुआन भी और बुढ़ी भी सिर्फ 2 खाई है घी दूध में। जी करे जितना खाया, 9-9 10-10 रखा कर दे, 5-5 भैंस दूध दिया करें थी, खूब खाया, खूब अपने बड़कात खुआया। तो आज का आप उन बच्चे रखे, मेरे बच्चे नहीं खाते नहीं और भी तो देसी खाना जैसा किसी चीज में आज एक्सरसाइज कराएंगे। मैंने अपनी सासू माँ को देखा कि वो फिज़िकली बहुत फिट है क्योंकि उन्होंने खेतों में काम किया हुआ है। तो मुझे पता चला कि मास्टर्स एथलीट्स भी होते हैं। तो ये देखते हुए, उनकी फ़िटनेस को देखते हुए मैंने उनको काफ़ी कन्विंस किया, उनकी रुचि पैदा करने की कोशिश की कि आप भी खेल के देखो। तो वो थोड़ा मोटिवेट हुए, मेरे साथ गए कॉम्पिटिशन्स में स्टेट लेवल में और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जेवलिन में, रेस में उन्होंने गोल्ड लिए। तो आगे हमारे कॉम्पिटिशन्स फिर नेशनल्स के लिए हम लोग चेन्नई गए, वहाँ पे भी मदर इन लॉ ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। शी वॉन 2 गोल्ड मेडल और 1 उन्होंने सिल्वर मेडल लिया, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, रेस में। उसके बाद मतलब शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो और बहुत मोटिवेटेड है खुद से। अच्छे थोड़ा सा घर में रह के इस एज में आके बंदा हो जाता है कि उसको लगता है कि आई एम नथिंग, थोड़ा डिप्रेसिव फील करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम अपने बुज़ुर्गों को डालेंगे तो दे विल फील मोर नाइस एंड मोटिवेटेड। सो आई ऑल्सो सजेस्ट ऑल टू प्लीज़ कुछ ना कुछ अपने बुज़ुर्गों के लिए आप कीजिए ताकि वो खुश हो सके और इस एज में आके भी उनको लगे कि हाँ हम भी कुछ हैं। उनको मेंटली बहुत पीसफुल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। हाँ जी, उनको यही बताया कि आप इतने फिट हो इस एज में आके भी जितने के हम नहीं हैं,
तो और बताया कि आप 85 प्लस हैं, 90 प्लस के लोग भी आ रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा उनको शुरू में झिझक पैदा हुई कि नहीं क्या सोचेंगे, सब क्या कहेंगे। जब ये फर्स्ट टाइम स्टेडियम गए देन देखा उन्होंने कि बहुत अच्छा है, मेरे से भी बड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने एज ग्रुप को देख के पहले तो यही बोला कि चलो आप देख आना, पार्टिसिपेट मत करना, लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने देखा थोड़ा सा इनको भी शायद अंदर से लगा कि हाँ जब सब करे चलो मैं करके देखती हूँ, एंड वो चीज़ सक्सेसफुल हुआ। और जब इनको प्राइज़ मिलना शुरू हुआ, जब ये फर्स्ट आए तो बिट शी वाज एक्साइटेड कि हाँ मैं आगे करूँ। संतोष देवी, मेरा नाम संतोष देवी है। उधर सामने तो मैं 3 मेडल जीत के लाई, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। तो माता जी कैसा, बहुत बढ़िया लगा जाकर। कैसे शुरुआत की आपने खेल की इस उम्र? बहू बेटे बहू लेगी फिर तो उधर जाकर मन ने भी खुशी मिली। अब भाई कुछ तो करूँगी, हार जीत तो होती ही रहे। क्या हारेंगे क्या जीतेंगे। हमारे देश का बढ़ेगा इंडिया। हाँ खेल लगा तो इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो क्या मानते हो आप, और जो बच्चे हैं आज? मानना है कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े खेल में, सब गेम में। बच्चा न धन्यवा कहूँगी भाई आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। जब मैंने 80 साल की ने वो कर दिया तो तुम भी बढ़ो। तो बताना है कि पहले का खाना बहुत बढ़िया था, देसी होया करता। ईब तो सारा जहर खाइए है, कुछ भी है खार रे दवाई रे जहर है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोरोना की दूसरी डोज लगाए हुए 9 महीने पूर्ण हो चुके हैं तो वह बुधवार से किसी भी सरकारी संस्थान में तीसरी सरकारी डोज लगवा सकते हैं और यह डोज उनके लिए मुफ्त होगी। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। उन्होंने बताया कि कोरोना से हमें पूरी तरह बचाव चाहिए तो तीसरी डोज अवश्य लगवानी चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि बुधवार से जिले की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 18 से 59 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को कोरोना से बचाव के लिए तीसरी डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशानुसार कोरोना से बचाव के लिए तीसरी डोज निजी अस्पतालों में 386 रुपये में लगाई जाती थी, लेकिन बुधवार से अगर किसी व्यक्ति की दूसरी डोज लगाने के बाद 9 महीने पूरे हो चुके हैं तो वह व्यक्ति अब कोरोना से बचाव के लिए तीसरी डोज अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मुफ्त में लगवा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में 18 से 59 वर्ष के कुल 7,20,722 व्यक्ति हैं जिनको कोरोना से बचाव की तीसरी डोज लगानी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिला भिवानी में कोरोना के 13 एक्टिव केसेस हो चुके हैं और उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन के साथ साथ सभी सावधानियां बरतने की एक बार फिर से अपील की है। पहले 18 से लेकर के 59 साल तक के जो बच्चों अभिभावकों को बूस्टर डोज लगानी थी वो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के द्वारा लगने की आदेश हुए थे, लेकिन सरकार ने उनके स्वास्थ्य की ध्यान में रखते हुए आज शाम को हमारे आदेश आए हैं कि वो भी डोज हम फ्री लगाएंगे। तो ये ऐसी जो डोज हैं हमारी, जो सेकंड डोज जिसको 9 महीने हो गए हैं उनको बूस्टर डोज लगनी है। 7,20,722 हमारी सेकंड डोज लग ली है। तो आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार ने इस डोज को भी फ्री कर दिया है, आगे आएँ और अपनी बूस्टर डोज लगाएं, जो कि हमारी अभी 7,20,722 बेनिफिशरी हैं जिनके 9 महीने पूरे हो गए हैं। वो अपनी बूस्टर डोज आ करके हमारे सब सेंटर पर PHC, CHC और सिविल हॉस्पिटल में आकर के लगवा सकते हैं, क्योंकि कोविड का वैक्सीनेशन ही एक कवच का बनाने का कार्य करता है। इससे ही हम इस कोविड से बच सकते हैं। बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी 4th लहर आ रही है। हमारी NCR में केस बढ़ रहे हैं, तो हमारी भिवानी में भी आज 7 एक्टिव केस हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए बूस्टर डोज लगवाना और बच्चों को भी कोविड वैक्सीनेशन लगवाना, इसके लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी से प्लान किया है। 12 से 14 और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी हम कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। यदि करेंगे रक्तदान तो किसी न किसी को देंगे जीवन दान। यह कहना था 53 वर्ष की आयु में अपनी उम्र से 2 गुना यानी 106 बार रक्तदान कर चुके छोटी काशी के प्रमुख शख्सियत राजेश डुडेजा का।
स्थानीय बी टीम चौक क्षेत्र में रहने वाले राजेश डुडेजा ने अपनी इस यात्रा का वृत्तांत भिवानी हलचल की टीम को दिया। इलाज की सुविधा होने के बाद भी कई बार लोगों के जीवन की डोर सिर्फ इसलिए टूट जाती है कि उन्हें समय पर खून नहीं मिलता। रक्तदान से किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है और आज भी लोग गलत धारणाओं के कारण रक्तदान करने में हिचकते हैं, लेकिन समाज में कई लोग ऐसे हैं जो हर 3 महीने के बाद रक्तदान करना अपने जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। ऐसी ही एक शख्स का नाम है राजेश डुडेजा। शहर के बीटीएम चौक इलाके में रहने वाले राजेश डुडेजा अपनी जिंदगी के 53 वसंत पार कर चुके हैं। जहाँ इस उम्र में लोग अपने आप को रिटायर समझने लगते हैं, वहीं राजेश का हर पल रक्त की कमी को पूरा कराने में गुजरता है। राजेश डुडेजा चाहे आंधी हो या बारिश खुद अपनी टीम के साथ रक्तदान के लिए मौके पर पहुंचते हैं और रक्त उपलब्ध कराकर लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में आज शहर के 2 निजी अस्पताल में ओ पॉजिटिव ब्लड की 2 यूनिट और ए नेगेटिव की 1 यूनिट की ज़रूरत पड़ने पर राजेश डुडेजा ने फ्रीडम ब्लड बैंक पहुंचकर 80वीं बार रक्तदान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए मनीष वर्मा ने बताया कि उनके साथ सत्यवान ने 20वीं बार रक्तदान किया और मोहन कुमार ने पहली बार रक्तदान किया। एक थैलेसीमिया पेशेंट के लिए 2 यूनिट ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ी, तो साथी मैंने आज 106वीं बार डोनेट किया और एक दूसरे साथी को पहली बार डोनेट कराया जिनका नाम मोहन कुमार है और ब्लड की पूर्ति की। मेरी भिवानी की सभी युवा साथी से प्रार्थना है कि किसी को भी कभी कहीं ब्लड की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। गर्मी का समय, इस समय ब्लड की कमी है। ब्लड ना मिलने की वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और रक्तदान करें और मेरे से संपर्क करें किसी को जरूरत हो। मंगलवार को हरियाणा सर्वोदय मंच द्वारा गांव मंडाना में भगवान परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अनेक लोगों को भगवान परशुराम के चित्र भेंट किए गए और उन्हें सच्चाई व धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया गया। हरियाणा सर्वोदय मंच द्वारा मंगलवार को गांव मंडाना में भगवान परशुराम जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को मंच द्वारा भगवान परशुराम के चित्र भेंट किए गए और उनके दिखाए गए सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा सर्वोदय मंच के संयोजक जय सिंह वाल्मीकि ने कहा कि भगवान परशुराम की शिक्षाएं सभी का मार्गदर्शन करने वाली हैं। भगवान परशुराम एक महान योद्धा और क्रांतिकारी हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आज सर्व समाज भगवान परशुराम के चरणों में नमन कर रहा है और आपसी भाईचारे के साथ उनकी जयंती मना रहा है, जो कि गौरव का विषय है। इस प्रकार के आयोजन सर्व समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। हरियाणा सर्वोदय मंच ने भगवान परशुराम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। भगवान परशुराम किसी विशेष जाति के नहीं थे, वो सादगी के और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्य की रक्षा के लिए ही उन्होंने अनेकों बार युद्ध किए और असत्य को पराजित किया। आज मंडाना गांव में जो कार्यक्रम किया है हरियाणा सर्वोदय मंच के तत्वाधान में, इसमें सभी बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमने आह्वान किया कि भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें असत्य का साथ कभी नहीं देना चाहिए और सत्य के लिए हमने सदा लड़ना चाहिए। और सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम भगवान परशुराम जी के आदर्शों पर चलेंगे और सर्वोदय मंच जहां हमें बुलाएगा हम वहां आएंगे। और हमने सभी का बहुत धन्यवाद किया। भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी युवाओं ने ये प्रण लिया कि भगवान परशुराम के विचारों को मानते हुए हमें अच्छे कार्यों में हम संलग्न रहेंगे। गर्मी के मौसम में तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और प्रचंड गर्मी के चलते एक तरफ जहां लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं मौसम ने अचानक करवट बदली और दोपहर बाद धूल भरी आंधियां शुरू हो गई। वहीं इस मौसम में लोग अनेक तरह की बीमारियों से परेशान भी हैं। दिन प्रतिदिन गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और धूल भरी हवाएं चली। भले ही इन धूल भरी हवाओं ने मिट्टी उड़ाई, लेकिन आम जन को गर्मी से राहत भी जरूर मिली। वहीं डॉक्टर्स की माने तो उनका कहना है कि गर्मी का तापमान अधिक होने के कारण मनुष्य के शरीर की पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। ऐसे में तरल पदार्थ ज्यादा लेने चाहिए ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे। लोगों को अधिक गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए और लू लगने की अवस्था में ठंडा पानी पीना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव मुंजाल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भिवानी से। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में हम मरीज़ों को किस तरह का लाभ दे सकते हैं,
तो आयुर्वेद की भाषा में कहें तो गर्मियों में पित्त की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, शरीर में जलीय अंश कम हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है। तो आयुर्वेद हमें बहुत सिखाता है कि किस तरह इन दोष को, पित्त दोष को किस तरह इसका शमन किया जाए। तो यूजुअली हमें गर्मियों में पित्त दोष का शमन करना होता है, जलीय अंश को हमारे को मेंटेन रखना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। शरीर ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकलें, अपना हाइड्रेशन रखें, शरीर में डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी भरपूर मात्रा में लें। हम देखते हैं कि जैसे हमारे मरीज़ आते हैं गर्मियों में तो अलग अलग तरह के आते हैं, जिसमें गर्मियों के कारण स्किन डिसीज़ रहती हैं, गर्मियों के कारण डिहाइड्रेशन, लूज़ मोशन रहते हैं, अतिसार की दिक्कत रहती है, शरीर में कमज़ोरी हो जाती है जलीय अंश कम होने से। तो उनको आयुर्वेद में घरेलू इलाज में हम खरजूर आदि मंत्र बताते हैं। खरजूर का मतलब अपना खजूर जो है उनको मिक्सी में डालकर, साथ में पानी डालकर, नमक और क्या कहते हैं चीनी डालकर इसका मंत्र बनाकर लें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बिल्व आती है, बेल का अगर जूस लें वो भी गर्मियों में बहुत फ़ायदा करता है। मिर्च मसाले का कम प्रयोग करें। इस तरह गर्मियों में आयुर्वेदिक इन तरीक़ों से शरीर को लाभ पहुँचाया जा सकता है। जिसका गर्मी है जिसमें हमने खजूर की बताई सर, फल फ्रूट्स हैं, खीरे हैं। हाँ जी। देसी से किस प्रकार से लस्सी वगैरह किस प्रकार से आदमी पी सकता है? यूजली गर्मियों में जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में हम कहते हैं कि शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, तो लिक्विड डाइट का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। लस्सी वगैरह ले सकते हैं। और दही जो है थोड़े गर्म स्वभाव होता है, तो दही का कम प्रयोग करके लस्सी ले सकते हैं। बार बार पीने का पानी ले सकते हैं। बेल का जूस, वो गर्मियों में शीतल गुण है जिसका, वो ले सकते हैं। और सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं जिसका भी गुण ठंडा रहता है। हमारे समय में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।